नमस्कार साथियों, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशन को। प्रैक्टिस सेशन में आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी से संबंधित है। ठीक है, इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे अल्टरनेट डे पर, और अगले दिन उसे थ्योरी पढ़ाई जाएगी, यानी एक दिन थ्योरी और एक दिन प्रैक्टिस। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें से कौन सा एक प्रिंसिपल यहां पर नहीं दिया गया है। यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है मार्गदर्शी सिद्धांत। आपको जो भी आंसर सही लगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं, ठीक है, ABCD के फॉर्म में, और लास्ट में ही हम आपके कमेंट्स को देख पाएंगे। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। विच इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं उसमें से पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ज्ञान है उसे स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, ये बात तो बोली गई है, यानी ये बात तो सही है। और आपको ढूंढना है कौन सा सिद्धांत नहीं दिया गया है। एंश्योरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, बच्चों को जॉब की गारंटी या जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए या ये इंश्योर किया जाए, तो ऐसी कोई भी बात एनसीएफ 2005 में नहीं दी गई है। नहीं दी गई तो यही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन आगे भी देख लीजिए, एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड। आपको एज अ टीचर ये इंश्योर करना होगा कि जो आपकी टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस है आपकी क्लास में वो रोट मेथड से नहीं होनी चाहिए, यानी रटंत प्रणाली है उसे बढ़ावा नहीं देना है। रटंत प्रणाली, रोट लर्निंग को दूर रखना है अपनी क्लास से। नेक्स्ट ऑप्शन है मेकिंग एग्जामिनेशन, ये बात भी सही थी। मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, यानी लचीलापन लाया जाए, जिससे कि स्टूडेंट के दिमाग से एग्जामिनेशंस को लेकर के जो डर रहता है वो निकल जाए। ठीक है, तो ये बात भी शामिल है मार्गदर्शी सिद्धांत में। तो A, C और D तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन B आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बात शामिल नहीं है। द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज कोई भी हो या जो भी चीज़ है, अगर हम छोटी एज से लर्न करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हम सीख जाते हैं। तो द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज अर्ली चाइल्डहुड, या फिर जूनियर स्कूल, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या फिर कॉलेज। तो अर्ली चाइल्डहुड इसका सही आंसर है, ऑप्शन A। ठीक है, ऑप्शन A सेकेंड लैंग्वेज सीखने का। अगर आप बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हो तो उसे अर्ली चाइल्डहुड से ही सिखाइए। अगर आप जूनियर स्कूल में स्टूडेंट पहुंच जाएगा तब उसे ABCD सिखा रहे हैं, तब वो किस लेवल पे जा करके ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर को और इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर का फ़ायदा उठा पाएगा, यानी उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसी तरीके से सभी गलत है, ऑप्शन A बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स बेसिकली अगर हम आपको 2 प्रकार बताएं कम्युनिकेशन के, तो आपका है वर्बल और दूसरा कौन सा है, वो है नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, वर्ड्स का यूज नहीं होता, यानी इशारे में, सिंबल से बात होती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन की। इसका मतलब क्या है, इसमें वर्ड्स का यूज होगा। ठीक है, तो सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स, शब्दों का यूज करते हुए कोई मैसेज भेजना, इंक्लूडिंग राइटिंग। तो वर्बल को हम शब्दों का यूज करो, चाहे लिखित या मौखिक रूप से, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन। तो राइटिंग यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, और भी ज़्यादा। तो A ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे भी देखो अभी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है, वो आपका, उसमें हम वर्ड का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर नहीं होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट्स टू कन्वे। तो वर्बल कम्युनिकेशन में कोई शर्त नहीं होती, कंडीशन नहीं होती है कि एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज दिया जाए स्पीकर द्वारा। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्चुअल वर्ड्स
सेड्स। एक्चुअल वर्ड्स, वर्बल कम्युनिकेशन में हम घुमा फिरा के भी तो बात कहते हैं, एक्चुअल वर्ड्स कहना ये कोई कंडीशन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए सही आंसर है, सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या है? द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस होती है कि जब हम लैंग्वेज के बारे में भी सोच पाएं, उसके बारे में बातचीत कर पाएं, तो समझ लो लिंग्विस्टिक के अंदर भी हमें समझ है, यानी मेटालिंग्विस्टिक की बात हो जाती है वहां, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इसे कहते हैं। और ऑप्शन क्या है? द एबिलिटी टू कनेक्ट द डिस्टिंक्टिव साउंड इन वर्ड्स लेटर्स। वर्ड्स और लेटर्स में साउंड को ऐड करना, प्रोड्यूस करना, ये चीज़ भी मेटालिंग्विस्टिक का पार्ट है नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग द मैपिंग प्रिंसिपल बिटवीन साउंड्स एंड वर्ड्स, ये बात भी नहीं सही है। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फ्रॉम अदर विजुअल मार्क्स, अदर विजुअल मार्क्स के थ्रू राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना भी मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस में नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच स्किल इज रिसेप्टिव, विच स्किल्स आर रिसेप्टिव। इसमें से कौन सी स्किल्स रिसेप्टिव है? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, कितनी बेसिक स्किल्स होती हैं? 4 बेसिक स्किल्स होती हैं। इसमें से ये 2 प्रकार के स्किल्स हैं। 2 स्किल्स जो हैं वो आपके रिसेप्टिव स्किल्स में आती हैं। कैसी? रिसेप्टिव स्किल्स। और 2 आते हैं आपके एक्सप्रेसिव। कौन सी? ये होती हैं एक्सप्रेसिव स्किल्स। तो रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब वो स्किल्स हैं जिनके द्वारा हमें सूचनाएं मिलती हैं, यानी इनके थ्रू हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, इसीलिए तो ये रिसेप्टिव स्किल्स है। रिसीव करते हैं तो सूचनाएं रिसीव होंगी, या तो हम कोई बात सुने या फिर पढ़ें। तो सुनने के लिए लिसनिंग स्किल हो जाती है। कौन सी? लिसनिंग स्किल। और या फिर हम कोई चीज रीड करें तो हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है। बाकी जो 2 हैं आपकी स्पीकिंग, कौन सी? स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीक करते हैं हम कुछ, इसका मतलब अपनी बात बोल रहे हैं। राइट कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपना संदेश, अपना मैसेज देना चाहते हैं, यानी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ये एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं। रिसेप्टिव स्किल्स में लिसनिंग और रीडिंग आता है। लिसनिंग और रीडिंग ऑप्शन बी में है, इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो कि भाषा के बारे में ट्रू है, सत्य है? पढ़ते हैं। ऑल लैंग्वेजेस यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड्स। सेम नंबर ऑफ साउंड्स हर लैंग्वेज में कैसे होता है? डिफरेंट साउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल। सभी जो नेटिव स्पीकर्स हैं लैंग्वेज के, यानी जो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, वो ग्रामर के बेसिक रूल्स स्कूल में जाकर सीखते हैं। जबकि ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? पहली तो बात गलत थी, दूसरी भी गलत हो गई, क्योंकि सभी को जरूरी नहीं होता कि स्कूल में जाकर बेसिक रूल्स पता चलें ग्रामर के। जो लोग स्कूल नहीं गए हैं उन्हें भी भाषा का आम व्यवहार, यानी जो जनरल ग्रामर है वो पता होती है। वो भी कहते हैं कि मैंने पानी पी लिया है, यानी पानी पी लिया है। वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने पानी पी ली है, यानी जैसे मैंने खाना खा लिया है, ये नहीं कहेंगे कि मैंने खाना खा ली है। उन्हें पता है खाना के साथ में खाया लगता है, खाई नहीं लगता है। यानी ये क्या है? बेसिक बातें हैं। बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर सीखने नेटिव स्पीकर जो हैं, इन्हें जरूरी नहीं कि वो स्कूल जाएं। जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो भी आम व्यवहार करते हैं अच्छे से। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी है वाइल द डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज डिफरेंट फोनेम्स। क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो डिफरेंट फोनेम्स का मतलब उनका साउंड सिस्टम भी डिफरेंट होगा। दे ऑल एसेंशियली, आगे देखते हैं, दे ऑल एसेंशियली शेयर द सेम सिंटेक्स। लेकिन उनका जो वाक्य विन्यास होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है। तो दोनों बातें गलत हैं। पहली बात तो डिफरेंट फोनेम्स नहीं होते, ये बात तो सही है कि डिफरेंट फोनेम होते हैं, यानी अलग अलग फोनेम होते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो दूसरी बात कहते हैं कि सेम सिंटेक्स होता है, ये गलत हो गया। यानी सिंटेक्स भी उनका अलग अलग होता है। इंग्लिश के सेंटेंस को लिखने का पैटर्न है सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और प्लस
अदर वर्ड होते हैं या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक इस तरीके से हम कहते हैं। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। अब उर्दू का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही हो जरूरी थोड़ा ही है, संस्कृत का स्ट्रक्चर भी इसी क्रम में लिखा जाए ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए सेम सिंटेक्स गलत होता है और ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से कोई बात भी सही नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ड्स। कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स? वर्ड्स के बारे में जो लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है वर्ड्स के पीछे वो क्या है बताइए। वर्ड्स आर इनहेरेंट यूनिट्स ऑफ मीनिंग। वर्ड्स इनहेरेंट यूनिट्स हैं ऑफ मीनिंग। मीनिंग के इनहेरेंट यूनिट्स जो बता दिया यही गलत है, क्योंकि वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी। वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी यानी वर्ड और मीनिंग के बीच में कोई संबंध नहीं होता। जैसे हम कहें वर्ड होता है और उसका जो मीनिंग होता है उसमें कोई संबंध नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया इनहेरेंट यूनिट ऑफ मीनिंग होते हैं वर्ड्स, ये बात गलत है। जैसे मान लेते हैं कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली, तो अब बिल्ली शब्द कहीं पे छुपा नहीं है कैट में, ठीक है। तो कैट अपने आप में अलग शब्द है और बिल्ली अपने आप में एक बिल्कुल दूसरा शब्द है, अलग शब्द है, लेकिन कैट से बिल्ली को जोड़ा गया है जानबूझकर। तो जब भी कैट की बात करेंगे यानी बिल्ली की बात कर रहे हैं, यानी कैट और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, बस उसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। एप्पल मीन्स सेब होता है, तो सेब कहीं समाहित नहीं है एप्पल वर्ड में, बस एप्पल शब्द के साथ में उसके मीनिंग के तौर पर सेव को ऐड कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कहते हैं लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी टाइप का कहीं पर मिलेगा ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया गलत। वर्ड्स आर साउंड्स दैट वी ओनली अटैच मीनिंग टू थ्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंटेक्स एंड आर बाई देमसेल्फ डिवॉइड ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देखो एक बात जो यहाँ पे कही गई है, डिवॉइड ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो वर्ड यूजफुल इन्फॉर्मेशन से डिवॉइड नहीं होता है। हर वर्ड में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ना कोई उसका मीनिंग होता है, तो डिवॉइड ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला है वर्ड्स आर रिटन पीस ऑफ लैंग्वेज दैट आर डिफाइंड बाय अ लॉन्ग कल्चरल कंसेंसस एंड टर्म रिकॉर्डेड इन डिक्शनरीज। वर्ड्स वो शब्द हैं जो लॉन्ग कल्चरल पुरानी प्राचीन सांस्कृतिक तरीकों से चले आ रहे हैं, बोले जा रहे हैं और रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, डिक्शनरीज में लिख दिए गए हैं। टू मेंटेन इन्फॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जिससे कि एक्सप्रेशन में इन्फॉर्मिटी बनी रहे। विदाउट विच वर्ड्स वुड बी आर्बिट्रेरी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ड्स आर्बिट्रेरी हो जाएंगे, और जबकि आर्बिट्रेरी तो होते ही हैं, हो क्या जाएंगे, एंड मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो वर्ड अगर है, वर्ड तभी हम किसी को कहते हैं जब उसका एक अपना मीनिंग होता है, बिना मीनिंग के हम वर्ड नहीं कहेंगे। और ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, डिक्शनरीज में रिकॉर्ड नहीं किया गया होता, लॉन्ग कल्चरल सिस्टम से शब्द नहीं चले आ रहे होते, तो वर्ड क्या हो जाते, आर्बिट्रेरी हो जाते। इसका मतलब अभी आर्बिट्रेरी नहीं है क्या, मीनिंगलेस हो जाते। तो मीनिंगलेस वर्ड कभी नहीं होते हैं और आर्बिट्रेरी तो होते ही हैं, हो क्या जाएंगे, ऑप्शन सी भी गलत है। आगे देखो, वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी साउंड्स। वर्ड्स आर्बिट्रेरी साउंड्स है दैट आर मेमोराइज्ड, उन्हें याद किया जाता है थ्रू ब्रूट फोर्स, याद करने में यानी उन्हें बलपूर्वक याद किया जाता है, कोशिश की जाती है उन्हें याद करने की। आप भी नए नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करते हैं ना, मेमोराइज थ्रू ब्रूट फोर्स एंड आर एसोसिएटेड, और मेमोराइज करके याद करके वो एसोसिएट हो जाते हैं कहाँ, द मेंटल लेक्सिकॉन, मेंटल मानसिक जो संरचना है, मानसिक स्ट्रक्चर है उसमें ऐड हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। कैसे ऐड हो जाते हैं, विद द वर्ड इटसेल्फ। वर्ड इटसेल्फ का मतलब वो शब्द भी दिमाग में आपके बैठ जाता है। इट्स साउंड, उसकी ध्वनि भी, यानी उसका उच्चारण कैसे, वो बात भी आपके दिमाग में ऐड हो जाती है। और उसके बाद में इट्स मीनिंग, और उसका मीनिंग क्या होगा ये बात भी आपके दिमाग को पता रहती है, यानी एसोसिएट हो जाती हैं वर्ड्स उनके साउंड और ध्वनियों के साथ। ठीक, तो डी ऑप्शन से अच्छा कुछ नहीं है, डी ऑप्शन विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है, इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। तो देखो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, अगर खाली द स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो वो होता है लिंग्विस्टिक। क्या होता है, उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। लेकिन जब ये स्टडी हो, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव और डेवलपमेंट लॉज के तहत हो, संज्ञानात्मक और विकासात्मक नियमों के तहत अगर ये भाषा की स्टडी की जा रही है, तो देन इट इज कॉल्ड साइकोलिंग्विस्टिक्स। तो ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर
तो ऑप्शन ए आ जाएगा, साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन सी डेफिनेशन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है लैंग्वेज एक्विजिशन को? लैंग्वेज एक्विजिशन की डेफिनेशन इसमें कोई ना कोई छिपी हुई है, वो आपको बतानी है। ठीक है, वो आप बताइएगा। द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटीज वर्नाकुलर वेरीज। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा सोसाइटीज, यहाँ पे एस यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए था। ठीक, सोसाइटीज वर्नाकुलर वेरीज, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा समाज में जो प्रचलित वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, वर्नाकुलर यानी जो आम बोलचाल की भाषाएं हैं, वो डिफर करती हैं। ये बात गलत है, ये परिभाषा है ही नहीं सटीक लैंग्वेज एक्विजिशन की। द प्रोसेस बाय विच लिंग्विस्टिक्स इज अप्लाई टू सोशियोलॉजी, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा लिंग्विस्टिक्स सोशियोलॉजी में अप्लाई की जाती है, ये बात भी गलत है। द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन, तो हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लोगों में लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होती है। लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होती है, ह्यूमंस में लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होती है लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज डेवलप्ड। तो लैंग्वेज एक्विजिशन से ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज थोड़ा ही होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन से लोगों में लैंग्वेज को एक्वायर करने की एबिलिटी यानी लिंग्विस्टिक एबिलिटी, भाषा के बारे में समझ, भाषा के बारे में सोचना, भाषा को सीखना, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना, भाषा को सही कॉन्सेप्ट में, सही स्थिति में यूज कर पाना, ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी है और ये लैंग्वेज एक्विजिशन से ही आती है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्टसेलर। एक स्टूडेंट है आपका, कहता है सर या मैम एक बहुत मस्त बेस्ट सेलिंग बुक आई है, उसे आप पढ़िए। क्या कहता है? सेइंग दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कहता है बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो यू लिसन, और आपने उसकी ये बातें सुनी। ट्राइंग टू मेक आउट वेदर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इज सिंसियर और नॉट, और आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हमें ये बात बता रहा है, ये ऑब्जर्वेशन ठीक है या बस इसने बुक को बिकते देख लिया मार्केट में, दूसरों से तारीफ सुन ली तो ये हमें बताने चला आया। तो जब आप कोई बात सुनते हैं और उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि बात सही है गलत है, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो इस तरीके की जो लिसनिंग होती है उसे क्या कहेंगे? तो पहले ऑप्शन देखते हैं, क्रिटिकल भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है, सिंपैथेटिक या एक्टिव क्या है? देखो, जब एक्टिव की बात करें तो लिसनिंग हमेशा एक्टिव है, यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव की बात ही नहीं है। लिसनिंग अगर हो रही है इसका मतलब जो लिसनर है वो एक्टिव ही है। विदाउट एक्टिवेशन जो लर्निंग है, जो लिसनिंग है, हो ही नहीं पाती। लिसन करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये ऑप्शन एडवांस है यानी पहले से ही गलत है। सिंपैथेटिक लिसनिंग, सिंपैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या है? आपसे किसी ने कहा कि बहुत जरूरी है आप मेरी बात सुन लीजिए, हाथ पैर जोड़ रहा है क्या? सिंपैथेटिक लिसनिंग की बात है ही नहीं यहाँ पे, ये भी गलत है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यह है कि जब आपसे किसी ने कोई बात बोली और आपने उसे सुना और समझ लिया, ये आपने, इसका मतलब ये है कि आप समझ गए यानी कॉम्प्रिहेंड कर ली उस बात को। लेकिन जब आपने समझ लिया उसके बाद में विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में, ट्रू और फॉल्स के बारे में, यस या नो के बारे में, राइट और रॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं। तो लिसन कर रहे हैं आप और क्रिटिकल तरीके से लिसन कर रहे हैं यानी डिसीजन पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, क्रिटिकल लिसनिंग ऑप्शन ए सही आंसर है। क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग हो जाता है वो। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। अगला है, चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट ऑफ द क्रेडिट। चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट ऑफ द क्रेडिट, ये क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर। बच्चे ही खुद डिजर्व करते हैं, जो भी भाषा सीखी है उसका क्रेडिट स्वयं बच्चों को ही, चिल्ड्रंस को ही जाना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन इंप्लाइज दैट इन मॉडर्न क्लासरूम, ये ऑब्जर्वेशन क्या इंप्लाई करता है कि इन मॉडर्न क्लासरूम्स में
इम्प्लाइज दैट इन मॉडर्न क्लासरूम, इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों को ही क्रेडिट जाना चाहिए उनके भाषा एक्वायर करने का। बात तो सही है, हम तो केवल रास्ता बता देते हैं, बच्चे तो सीखते खुद से ही हैं। तो स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी, ये देखो ऑब्जर्वेशन इसी पर बेस्ड है, क्योंकि बच्चे खुद अपनी लाइन्स का पीछा करते हैं। ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी, जो भी आपसे उन्होंने पूछा, जो भी उनके अंदर जिज्ञासा थी, इसका मतलब पहले कुछ जानकारी थी, इसीलिए इंक्वायरी की, आपसे जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा के थ्रू, उस इंक्वायरी के थ्रू वो और ज़्यादा जानकारी उन्हें मिलेगी, तो उसे और ज़्यादा जानकारी को वो परस्यू करेंगे। तो स्टूडेंट परस्यू देयर ओन लैंग्वेज लाइन्स ऑफ इंक्वायरी, इसका मतलब क्या है कि वो स्वयं कोशिश कर रहे हैं, आपकी हेल्प ले रहे हैं और स्वयं सीख रहे हैं। जब स्वयं सीख रहे हैं तो उसका जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाना चाहिए, क्रेडिट भी तो चिल्ड्रंस को ही जाना चाहिए, वही तो डिजर्व करते हैं, ये बात है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें, स्टूडेंट नीड नॉट अटेंड सेकेंड लैंग्वेज, तो सेकेंड लैंग्वेज की क्लास को अटेंड करना क्यों नहीं जरूरी है, जरूरी होता है। स्टूडेंट में चूज लैंग्वेज सेकेंड ऑन दियर ओन, हाँ चूज कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन से इसका कोई मतलब है नहीं। द टीचर एस्टैब्लिशेस द टास्क एंड सपोर्ट और फैसिलिटेट लर्निंग, टीचर टास्क को एस्टैब्लिश करता है, बच्चों को सपोर्ट करता है, लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, ये बात भी ठीक है, तीनों काम, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए का मतलब ये है, देखो इसे कहाँ से जोड़ के बताया गया है कि बच्चे को ही क्रेडिट जाना चाहिए, बच्चा अगर भाषा सीख रहा है तो ये उसी को वाहवाही मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आपने एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे कहते हैं बच्चा स्वयं में एक अन्वेषक है। क्या है? अन्वेषक है। अन्वेषक का मतलब वैज्ञानिक है, और वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। कैसे करता है? उसके ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। तो स्वयं ज्ञान का सृजन कर रहा है, यहाँ पर भी लैंग्वेज भी स्वयं से एक्वायर कर रहा है, तो क्रेडिट भी उसी को जाना चाहिए। बात क्लियर हो गई होगी आई होप। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर मान लीजिए। नेक्स्ट है रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स, कार्टून्स। जब आप स्टोरीज को रीड करते हो, नॉवेल्स को रीड करते हो, कॉमिक्स को रीड करते हो, कार्टून्स को रीड करते हो, इससे कौन सी रीडिंग फैसिलिटेट होती है? इससे कौन सी रीडिंग कहेंगे? विच टाइप ऑफ रीडिंग इट इज? तो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है या लाउड है या शैडो है? शैडो रीडिंग होती नहीं, लाउड रीडिंग होती है। तो जरूरी नहीं चिल्ला के पढ़ो आप, जो आप नॉवेल पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, मुंह बंद करके ही पढ़ते हैं, अंदर अंदर खुद ही मजा लेते हैं, तो ये लाउड रीडिंग ज़्यादातर है नहीं। क्लासरूम में तो आप पढ़ा नहीं रहे, खुद आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल, कॉमिक, कार्टून फैसिलिटेट, कौन सी रीडिंग? अगर ये चीज़ें पढ़ी जा रही हैं तो कौन सी रीडिंग हो रही है? केवल ऑप्शन दो है, इंटेंसिव होगा या फिर एक्सटेंसिव होगा। तो इंटेंसिव रीडिंग होती है, इससे इसका मतलब है गहन अध्ययन कर रहे हैं। जब आप किसी एग्जाम को बीट करने के लिए तैयारी करते हैं तो वहां पर जो रीडिंग करते हैं वो आप इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है एकदम बहुत ही पूरी तन्मयता से किसी चीज को पढ़ रहे हैं, इंटेंस तरीके से पढ़ रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से सूचनाओं को निकालने का काम कर रहे हैं, दिमाग में रखने का काम कर रहे हैं, याद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्टोरीज, नॉवेल, कॉमिक्स और कार्टून तो मजे के लिए पढ़े जाते हैं। जब कोई चीज केवल मजे के लिए, आनंद के लिए, टाइम पास के लिए पढ़ी जाए तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी एक्सटेंसिव रीडिंग के ये सभी एग्जाम्पल हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी एक्सटेंसिव रीडिंग में ही आता है। ठीक, तो इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर। इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? जब लर्नर्स क्या करें? इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? जब लर्नर्स कैसे हों? पैसिव होंगे तो इफेक्टिव लर्निंग हो नहीं सकती। क्वाइट होंगे, शांत होंगे, यानी पहले से ही उन्हें चुप करा दिया, तो इफेक्टिव लर्निंग कैसी होगी? लर्नर्स भी बोले। इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव लर्निंग तभी हो सकती है जब लर्नर भी इंटरेक्शन करें, लर्नर टीचर इंटरेक्शन हो, लर्नर लर्नर्स इंटरेक्शन हो, तो इंटरेक्टिव होगी क्लास आपकी, तभी लर्निंग इफेक्टिव होगी। गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। कोई भी बच्चा एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है इफेक्टिव लर्निंग है। इफेक्टिव लर्निंग का मतलब होता है क्लास या लर्निंग जो भी है वो इंटरेक्टिव हो। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है द कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज। कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज, इस समय जो टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम है इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेज। इसमें जमावाड़ा लगा हुआ है वेरिड लैंग्वेजेस का, यानी बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले, जानने वाले, समझने वाले स्टूडेंट्स आजकल की क्लास में मिलते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज एबिलिटीज उसमें होती हैं। टीचर्स शुड रिस्ट्रक्चर देयर प्रैक्टिसेस बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट। तो टीचर को अपना किस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, प्लान क्या रखना चाहिए, टीचर किस तरीके से इस टाइप की क्लास को पढ़ाए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो समराइज एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लर्निंग मटेरियल, ये ऑप्शन ये बताता है कि जब हर तरह की एबिलिटी, हर तरह की, कई तरह की भाषाओं को जानने समझने वाले आपके क्लास में हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप पहले से ही नोट्स या मटेरियल है वो समराइज कर लो, सभी को ध्यान में रखे हुए एक ऐसा सिंप्लीफाइड मटेरियल बना लो जिसमें किसी को दिक्कत ना हो। ये बात हो गई काम चलाने वाली, इससे भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है, वर्कशीट विद अ वैरायटी ऑफ टास्क। वर्कशीट तैयार करो ऐसी जिसमें बहुत सारे प्रकार के टास्क हों, दैट कवर द सिलेबस, जो सिलेबस को भी कवर करे, एंड स्टूडेंट गिव दियर रिस्पॉन्सेज इन क्लास अंडर द टीचर्स गाइडेंस, और स्टूडेंट उसका रेस्पॉन्स करे टीचर के गाइडेंस में। तो ये बात भी सही नहीं है। अप्रोप्रिएट चैलेंजेस बेस्ड ऑन द सिलेबस, अप्रोप्रिएट चैलेंज हो सिलेबस पर बेस्ड इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, सभी को एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए। सिक्योर एनवायरनमेंट का मतलब सुरक्षित वातावरण दिया जाए, वो जब भी मिल सकता है जब हर किसी स्टूडेंट की भाषा का सम्मान हो, हर किसी को अपनी भाषा में अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो, उसी माहौल को सिक्योर एनवायरनमेंट कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम में। और अपॉर्चुनिटी हो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड गेन मास्टरी, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर पाएं, और अपनी भाषा में करेंगे तभी तो एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सभी को मौका मिलना चाहिए और सभी उस तरीके से मास्टरी गेन कर पाएं। तो ये सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट है एडिकेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट। नोट्स ऐसे बनाओ एकदम बोलते हुए जिससे कि बच्चा पढ़ जाए, समझ जाए, ठीक है। तो आइदर प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, या तो टीचर खुद उन नोट्स को तैयार करे, या फ्रॉम मटेरियल राइटर्स, या फिर किराए पर ले ले, किसी से पैसे देकर बनवा ले नोट्स, भैया दे देना हमारी कोचिंग के लिए। तो ये सब तरीके भी गलत हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल्स, बच्चों के लिए क्या करना है, लैंग्वेज स्किल्स गेन कराने हैं आपको फ्रॉम टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, तो टेक्स्ट बुक लर्निंग कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक के थ्रू आप अगर लैंग्वेज स्किल्स गेन कराना चाहते हैं, जैसे रीडिंग स्किल गेन होगी टेक्स्ट बुक की हेल्प से, या फिर मान लीजिए कि स्पीकिंग स्किल है तो पढ़ करके आप बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं, तो ये कुछ स्किल्स हैं टेक्स्ट बुक इस तरीके से यूज करें। बताइए टेक्स्ट बुक लर्निंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो पाए बच्चों में। तो कोरिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, ये बात तो सही लग रही है। रीड द यूजिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स स्पेरिंगली, लीड द टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पेरिंगली, मतलब टेक्स्ट बुक को किफायत से यूज करो, हर समय टेक्स्ट बुक नहीं। ऑप्शन थोड़ा सा सही है लेकिन देखते हैं आगे। एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य की रीडिंग कराई जाए। बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकल सपोर्टेड कोर्स, तो कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक लर्निंग है ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, यानी ये सस्ती पड़ जाती है कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्स। कोई टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड कोई कोर्स होगा उससे सस्ता पड़ जाता है टेक्स्ट बुक लर्निंग, इसलिए कराना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल काम चलाने वाली है, गलत है। कोरिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, टेक्स्ट बुक लर्निंग कराते हो तो आप बच्चों को अचीव क्या कराना चाहते हैं उसे, और बच्चों का असेसमेंट भी बार बार कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ तक पहुँचना है, और इस असेसमेंट के थ्रू ये भी जानो कि कितनी प्रोग्रेस वो कर पाए हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक लर्निंग से भी हम लैंग्वेज स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वाइल टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जब हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम इन एन इंक्लूसिव क्लास, किसी इंक्लूसिव क्लास में, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर, तो टीचर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्या, हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में कुछ,
इंक्लूसिव क्लास है, इसका मतलब इसमें हर तरह की क्षमताओं वाले स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स आपके पास हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उन स्टूडेंट्स को आप कैसे पढ़ाएंगे? आंसर करेंगे ए बी सी डी, क्या हो सकता है बताइए। पहला देखते हैं, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात लग रही है, लेकिन आगे देखेंगे। कंडक्ट रेगुलर स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट, जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेगुलर स्पेशल क्लास की व्यवस्था की जाए। तो फिर इंक्लूसिव क्लास में आप क्या पढ़ा रहे हैं? इंक्लूसिव क्लास का मतलब क्या है? बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द पेरेंट्स फॉर सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से हमेशा टच में रहना चाहिए। हमेशा टच में रहोगे तो रोज क्लास में उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं, डेली दिक्कतें जो आ रही हैं, उसमें स्टूडेंट के पेरेंट्स से क्या हेल्प मांगोगे या क्या उनकी हेल्प कर पाओगे? वो तो प्रॉब्लम आज सॉल्व करा ली, कल फिर से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाओगे क्या? नहीं। यूज क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट, क्लू कार्ड्स को यूज करके सिग्नल द टीचिंग कंटेंट को सिग्नल करो। तो ये बात नहीं सही है। जो सही आंसर है वो क्या है? मेक श्योर, आपको ये श्योर करना पड़ेगा दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस, कि जो बच्चे नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन, तो ऐसे कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन में साइंस यानी नॉन वर्बल सिग्नल्स को, इशारों को भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चल जाए बच्चों को कि आप क्या बोलने वाले हैं। एक दो वर्ड जो मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा, जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो आपके कुछ इशारों से समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। यानी आप बोलने के साथ साथ कुछ साइंस, सिंबल्स और नॉन वर्बल सिग्नल्स का भी यूज करें। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है, वाइल ट्रांसलेटिंग अ सब्जेक्ट, जब एक सब्जेक्ट को आप ट्रांसलेट करते हैं, एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम, और उस ट्रांसलेशन को मेन स्ट्रीम करिकुलम में जगह देते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? प्रोमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी, इससे नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट होती है, बात सही नहीं है। एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भाषा आप जानते नहीं हैं तो उसका साहित्य पढ़ नहीं पाएंगे। अब उस साहित्य को ट्रांसलेट करके आपके सिलेबस में लगा दिया है, तो इससे लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन आगे भी देखो, इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट, टीचर्स को इनेबल करना है हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लास, enabling teachers who are not competent in the mainstream class language to take class, तो इससे क्या हो जाएगा? टीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा who are not competent, जो competent नहीं मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लासेस, ये बात भी सही नहीं है। आगे देखते हैं, स्टैंडर्डाइज कल्चरल आइडेंटिटी, तो ट्रांसलेशन से कोई कल्चरल आइडेंटिटी स्टैंडर्डाइज नहीं होती है। सही आंसर यही है। ट्रांसलेशन, किसी भी लिटरेरी वर्क का ट्रांसलेशन इसीलिए लगाया जाता है कि लैंग्वेज, जैसे मान लो कि लैटिन लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज में कोई भी वर्क है, ठीक है, होमर का इलियड है, जो कि आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सिलेबस में लगा दिया, तो आपने इलियड को पढ़ा भी, समझा भी। इससे आपको लिटरेरी जो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हुई और एप्रिसिएट भी हो गया वो वर्क। ठीक है, तो ये एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन की जो क्षमता है उसे एनरिच करना, यानी ऑप्शन बी ट्रांसलेशन का सही उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स आर ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड्स इज द, देखो, द टीचिंग ऑफ रीडिंग, रीडिंग आप सिखा रहे हैं बच्चों को कि रीड कैसे करते हैं, भाई एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स के ग्रुप्स को ऐड कर रहे हैं, विद साउंड्स, उनकी ध्वनियों से ऐड कर रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं आप, बच्चों कहते हैं कि RA रे, और उसके बाद में उनसे बोलते हैं BIT बिट, अब ऐसे जोड़ के उन्हें बताते हैं रे बिट। इस तरीके से जो पूरा लयबद्ध तरीके से बना करके बताते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में शब्दों को तोड़कर फिर जोड़कर उन्हें सिखाते हैं, एसोसिएट करते हैं ध्वनि के आधार पर। जब काम कोई ध्वनि के आधार पर होता है तो वो काम होता है फोनिक।
ठीक है। तो मॉर्फिक है नहीं, डायरेक्ट है नहीं, होल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, फोनिक मेथड है ये। कौन सा मेथड है? फोनिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन सी, जहां पर भी ध्वनि की बात आए समझ लो फोनिक बात है, साउंड की बात आए तो फोनिक, फोनोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट है टीचर्स कैन रेमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी। जो बच्चे लर्निंग डिफिकल्टी है, उन्हें लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी से जूझ रहे हैं, ऐसे में टीचर्स उन्हें कैसे रेमीडिएट करेंगे? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, बच्चे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस पर फोकस करें और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे, बिल्कुल सही बात हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। अरे जिसे लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी है उसे नोट्स दे देने से, समराइज्ड और सिंप्लीफाइड नोट्स दे देने से उसका काम चल जाता, तो आपके क्लास में क्यों आता, एग्जाम कोच पे क्यों जाता? नेक्स्ट है इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग। तो इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, रीडिंग की केवल इंफॉर्मेशन दो शुरुआत में, राइटिंग वगैरह ना कराओ, ठीक है। राइटिंग कराओगे तो वो लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी फेस करेंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। उनकी डिफिकल्टी को दूर करो, ऐसा थोड़े कि जब उन्हें डिफिकल्टी तो राइटिंग नहीं कराओगे, केवल रीडिंग पे ही उन्हें रखोगे, नहीं। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विथ अदर्स। एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए बच्चों को, लेकिन उस एक्स्ट्रा क्लास में आप पढ़ाएंगे क्या, बताएंगे क्या? ये तभी पॉसिबल है जब आप उसकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस पर फोकस करो, ध्यान में रखो कि ये बच्चा कहाँ पर पिछड़ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद में इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन उसे दो। जिस टॉपिक में उसकी समस्या, जो टॉपिक, जो विषय उसे समझ नहीं आता है, उसी में उसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, ठीक है। तो रेमेडिएट का मतलब क्या है? रेमेडियल टीचिंग देना। रेमेडियल टीचिंग सभी को नहीं दी जाती है, केवल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही दी जाती है जिसे लर्निंग डिफिकल्टी है, और उसको पूरा सिलेबस दोबारा से नहीं पढ़ाया जाता। जिस टॉपिक मात्र में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वही उसी से संबंधित इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन उसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CALP स्टैंड्स फॉर। CALP का फुल फॉर्म आपको बताना है, जिसमें से ALP का फुल फॉर्म यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पहले ही दिया गया है, सिर्फ आपको सी का अर्थ बताना है। सी के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर है, कम्युनिकेटिव है या कंटेंट है या कॉग्निटिव है या कंट्रोल्ड है? तो बताइए सभी लोग, ABCD इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? जी हाँ, कम्युनिकेटिव भी हो सकता है और कॉग्निटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में। दूसरा सेंटेंस है लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को पाने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर एजुकेशन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलती है। नेक्स्ट है इंग्लिश ब्रिजेज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स। ये बात भी सही है, डिफरेंट मदर टंग्स को बोलने वाले लोग हैं। जैसे अपने यहाँ भारत की ही बात करें, अगर आप अदर स्टेट्स में जाते हैं, दक्षिण साइड में जाते हैं, तो वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हैं ही नहीं। कोई वहाँ पर तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, और आप हिंदी बोल रहे हैं, तो ये आपस में कैसे बात करेंगे? आपस में हिंदी वो नहीं जानते, मलयालम मैं नहीं जानता, तो ऐसे में दिक्कतें आएंगी। और ये दिक्कत दूर करने के लिए हमारे पास होती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बोल भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, इसी तरह से वो लोग भी इंग्लिश में समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो ये क्या है? ब्रिज का काम करती है, इंग्लिश ब्रिज का काम करती है, गैप बिटवीन स्पीकर्स डिफरेंट मदर टंग, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है? इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। इंग्लिश को बड़ी मुश्किल से ही इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जगह मिलती है। ये बात है गलत, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंटरनेशनल व्यवहार होता है, पॉसिबल होता है, सभी देश कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है। और आपको गलत जब ढूंढना था तो गलत ही गलत बताओगे ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स,
लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं द अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे की शुरुआती लैंग्वेज है वो होनी चाहिए किस लैंग्वेज में, इन द फर्स्ट लैंग्वेज, इन द सेकेंड लैंग्वेज, इन फॉरेन लैंग्वेज, इन मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज फॉर्मूला भी शुरुआत से अच्छा नहीं होता है। फॉरेन लैंग्वेज में देखोगे वो छोटा बड़ा नहीं जानते और आप उन्हें पढ़ाओगे फ्रेंच लैंग्वेज, नहीं, फॉरेन लैंग्वेज में भी नहीं। सेकेंड लैंग्वेज भी हार्ड होती है। द फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में आप बच्चे की शुरुआती एजुकेशन को स्टार्ट कराइए, वही सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत से लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट ये मानते हैं, ठीक है, और ये सही भी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी बात हो रही है यहाँ पे CCE की, CCE की बात हो रही है। द टीचर ट्राइज टू, टीचर क्या कोशिश करता है, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, ये बात सही है। मेक द लर्नर एक्सेस द टीचर, तो लर्नर टीचर का असेसमेंट करते हैं, बात गलत है। आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में बच्चे की स्पेशल नीड्स क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, यानी बच्चा क्या अलग से चाहता है, बच्चे को कौन सी हेल्प की ज़रूरत है। तो कोई स्टूडेंट अगर पीछा रह जाता है तो उसके लिए जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है यानी निदानात्मक परीक्षण करते हैं, वो सही होगा। ये CCE का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है मेक द लर्नर बाय क्रैमिंग लर्निंग, बच्चों को क्या करना है कि क्रैमिंग करना, यानी रटा देने के सेंस में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। तो CCE का मुख्य उद्देश्य ही यही है और टीचर यही जानने का प्रयास करता है टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस सीमा तक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, जो शिक्षण के अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक, किस हद तक अचीव कर लिए गए हैं, यही तो पता चलता है CCE द्वारा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सबसे अच्छा। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश को टीच किया जाता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाना, और इनएविटेबल का मतलब अपरिहार्य, यानी इसे बंद भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये कारण आपको बताना है, क्योंकि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन, बिल्कुल सही है, बहुत सी भाषाएं बोलने बजाने वाला देश है। अगला है इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, पहले वाला कम गलत था, ये वाला और ज्यादा गलत हो गया। इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, ऐसा नहीं है, ज्यादातर किताबें इंग्लिश में अभी भी नहीं लिखी गई हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये बात सही है, लेकिन इसलिए थोड़े हम पढ़ाएंगे कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है तो हम भारत में जरूरी तौर पे पढ़ाएं, ये बात गलत है। ऐसे ही इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं तो इंग्लिश भी बोली जाए, इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, ये बात भी गलत थी। सही बात यह है कि इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, भारत में इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, ये लिंक करने का काम कर रही है। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, बहुत सारे राज्य हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये क्या करती है, जो हिंदी नहीं जानता वो भी इंग्लिश जानता है, इधर जो तमिल नहीं जानता वो भी इंग्लिश जानता है, तो इन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सारी ये जो इम्पोर्टेंस है, दो ही बातों से इतना इम्पोर्टेंट हो जाती है इंग्लिश कि इसे बंद नहीं किया जा सकता है, इसे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट और इनएविटेबल है क्योंकि ये लिंक लैंग्वेज का काम कर रही है, भारत में ही कम्युनिकेशन का काम कर रही है। दूसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोई डील होती है, कोई समझौता होता है, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़रूरी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। इसलिए भारत के हिसाब से भारत में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस लैंग्वेज को पढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है द अल्फाबेटिक मेथड, एक अल्फाबेटिक मेथड होता है पढ़ने का, एक फोनिक मेथड होता है, वर्ड मेथड भी होता है और सेंटेंस मेथड होता है। ये जो मेथड है ये किसके मेथड हैं? लिसनिंग को या स्पीकिंग के या रीडिंग के या राइटिंग के? तो ये जो मेथड हैं ये आपके रीडिंग मेथड हैं। अल्फाबेटिक मेथड से रीड करते हैं ABCD के हिसाब से, फोनिक मेथड ध्वनि के हिसाब से, जैसे CAT कैट कैट, ऐसे फोनिक ध्वनि को ध्यान में रख के भी रीड करते हैं। वर्ड मेथड हम पहले वर्ड्स को सीखना सीखते हैं,
फिर सेंटेंस मेथड, उसके बाद सेंटेंस को बोलना, सेंटेंस को रीड करना सीखते हैं पूरा। तो ये सभी मेथड किसके हैं? ये रीडिंग के मेथड हैं। रीडिंग इन सभी मेथड से सीखी जाती है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समराइजिंग, समराइज करना अपने विचारों को, उनसे लिखना, नोट मेकिंग करना और उसके बाद में रिपोर्ट के तौर पे तैयार कर देना, एक लेख तैयार कर देना। ये किससे संबंधित है? जैसे पहले वाला क्वेश्चन रीडिंग से संबंधित था, वैसे ही ये क्वेश्चन राइटिंग से संबंधित है। राइटिंग जब हम करते हैं तो अपने विचारों को समराइज करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं यानी उन्हें लिखने का काम करते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक बेहतर लेख तैयार कर देते हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है होलिस्टिक एवल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन। बच्चे का जो होलिस्टिक एवल्यूएशन होगा ये कैसे किया जा सकता है? ये यूनिट एंड एवल्यूएशन से होलिस्टिक एवल्यूएशन होगा नहीं। यूनिट खत्म हुई, उसके बाद टेस्ट हो गया, एक यूनिट फिनिश होने के बाद अगर आप टेस्ट कर लेते हैं तो होल इवल्यूएशन का होलिस्टिक होगा नहीं। इसी तरीके से टर्म एंड वाला भी नहीं होता है, मंथ एंड के बाद वाला भी नहीं होता है। होलिस्टिक इवल्यूएशन तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवल्यूएशन से ही होता है। होलिस्टिक इवल्यूएशन किससे होता है? कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवल्यूएशन से होता है होलिस्टिक इवल्यूएशन, समझे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि पढ़ने वाली चीजें वो भी, और पढ़ने के अलावा जो व्यवहार होता है उसका भी आकलन हो जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के द्वारा ही होलिस्टिक इवैल्यूएशन पॉसिबल है। ऑप्शन सी आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री and compulsory education. The right of children to free and compulsory education was made in the year, ये किस साल बनाया गया था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस साल बना था? तो ये बात आपको थोड़ा डिटेल में समझनी है, क्योंकि यहाँ पर तो इसका आंसर है 2009। ठीक है, द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जो अधिकार था बना किस साल था ये पूछ दिया गया। वाज मेड, ठीक है, तो ये बना कब था ये आपको पहले पता चल जाए। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तब जो है एजुकेशन को 6 से 14 वर्ष की एजुकेशन को 6 से 14 वर्ष की एजुकेशन को बच्चे का अधिकार बना दिया गया था। तो बनाया गया था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उसे अधिकार बना दिया गया था। और आर्टिकल, एक मिनट, हाँ, आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया था। ठीक, 21 में ए जोड़ दिया गया था और इसे अधिकार बना दिया गया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि अधिकार बना कब था? ये 2002 में ही संविधान संशोधन 86वां द्वारा बन गया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका होना चाहिए था द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसे पूरा नाम इसका है, RTE एक्ट 2009। ठीक है, तो वो पूछा गया है कि एक्ट कब बना था। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट यहाँ पे लिखा होता है। तो एक्ट की अगर बात करते हैं तो वो 2009 में आया था और इस हिसाब से ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो एक्ट बना था 2009 में बना था, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो पाया वो 1 अप्रैल कब हो पाया इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल 2010 भी ध्यान रखना है। यानी शिक्षा को अधिकार बनाया गया सन 2002 में, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009 में, और ये अधिनियम इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। What step does a teacher have to undertake? कौन से स्टेप टीचर को उठाने पड़ते हैं टू फैसिलिटेट रीडिंग द हैबिट ऑफ अ लर्निंग? रीडिंग बच्चे की आदत में आ जाए, इसके लिए टीचर को क्या करना है? सिंपल सा आंसर आपको यही बताना है। ठीक है, रीडिंग जो है बच्चे की हैबिट बन जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा? हैबिट ऑफ अ लर्नर, तो रीडिंग न्यूज़पेपर, बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप
पढ़ाएंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर स्टूडेंट पढ़ें, ये भी बात सही है। लाइब्रेरी रीडिंग, लाइब्रेरी में जाकर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो भी उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। पिक्चर और मैप रीडिंग अगर करते हैं तो भी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। यानी ऑल ऑफ ऑप्शन डी, ये सभी काम आप स्टूडेंट से करा सकते हैं अगर आप उन्हें हैबिट बनाना चाहते हैं, रीडिंग हैबिट अगर उनकी बनाना चाहते हैं तो ये सभी काम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए, और आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, ठीक है, प्रैक्टिस। और इसमें जो है एक दिन प्रैक्टिस रहेगा और एक दिन थ्योरी का रहेगा, ठीक है। थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सारे पढ़ाए जाएंगे, तो प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों ही चीज़ें चलेंगी अल्टरनेट डे पर। आज प्रैक्टिस हो गई, कल की क्लास में आपको थ्योरी मिलेगी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, कंटिन्यू रहिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी उन्हें हम बाद में देख के अभी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।